है, ये हमने देखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत रिस्ट्रिक्ट करती है। जैसे कि रिसेंट अभी केस हुआ था कुणाल कामरा एंड अगेन विथ अदर कॉमेडियन आल्सो ना, समय रैना एंड एवरीवन। तो इन सब को जाके मारने की कोशिश हुई और इन्हें मतलब भगा दिया गया एक तरीके से, और मल्टीपल केसेस हुए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही आप दबा देंगे तो कैसे चलेगा? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जहाँ तक सवाल आता है, प्रधानमंत्री मोदी जी को जितनी गालियाँ ये विपक्ष देता है, मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रधानमंत्री को उतनी गालियाँ पड़ी होगी। 1-1.5 साल पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कल एक डीएमके के लीडर ने दक्षिण में वार्निंग दी है कि मोदी जब तक जिंदा रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तमिलनाडु में समृद्धि नहीं आ सकती। तो इस तरह की बातें ये लोग करते रहते हैं। तो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता तो कैसे कर पाते? जहाँ तक समय रैना और दूसरे कॉमेडियन की बात है, कामरा की, देखिए उसने एमएनएस के खिलाफ, एकनाथ शिंदे के खिलाफ कुछ कहा था, और जो ओरिजिनल शिव सैनिक होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, तो उन्होंने कुछ कर दिया। इसमें भाजपा का या मोदी सरकार का कोई रोल नहीं है। जितनी गालियाँ प्रधानमंत्री मोदी जी को पड़ी है, वो सोनिया गांधी ने शुरू किया था मौत का सौदागर 2007 में। खारगे जी जब मन करता है रावण कहते हैं। राहुल गांधी ने एक बार जब क्रिकेट मैच में भारत हार गया था, कहा कि मोदी पनौती है। तो मुझे नहीं लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कोई तरह तरह के आरोप। राहुल गांधी जाकर विदेश में कहते हैं कि आवर डेमोक्रेसी इज़ डेड। वो सिखों को उठाकर एक यूएस में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, वहाँ वो एक सिख को उठा कर बोलते हैं कि आपको आज़ादी नहीं है कि आप भारत में गुरुद्वारा जा सके। इस तरह से भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आप देखेंगे ना तो ये सब नेता और नेता के वर्सेस ठीक है, लेकिन हम जैसे यूट्यूबर्स या कॉमेडियंस उनके खिलाफ, क्योंकि वो एक दे कैन नॉट फेस दिस थिंग्स। आपस में आप नेता लोग, आपने ध्रुव राठी का नाम सुना है जी? हाँ, कितना झूठ उसने फैलाया सरकार के। विदेश में है ना, आप कुछ कर सकते तो शायद कर देते थे। नहीं, हमारी पहुंच हर जगह है, अगर करना होता कर देते। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो एक बेसिक राइट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसका सबसे पहले उल्लंघन नेहरू के समय हुआ था। मजरू सुल्तानपुरी को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने कुछ, मुझे एग्जैक्ट वो नहीं याद है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान 75 to 77 के दौरान तो किशोर कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था। उनके गाने जो है गिरफ्तार नहीं किया गया था, AIR पे उनके गाने बंद कर दिए गए थे। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपने आप में एक सबसे परिपक्व, सबसे मैच्योर कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसके प्रोविजंस का उल्लंघन जितना कांग्रेस पार्टी ने किया उतना किसी ने नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल 1975 to 77 के बीच जो 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लेकर शायद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उस दौरान हुए वो इतने मैलाफाइडी थे, वो इतने मतलब वो कानून की दृष्टि से वो इतने कमज़ोर थे, जैसे एक तरह से जो उस समय कानून आया, आर्टिकल 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शायद आया, जिसमें ये था कि जो भी बिल तब की सरकार पेश करती है पार्लियामेंट में वो मंजूर हो जाएगा। इट विल नॉट बी, द कोर्ट्स विल नॉट हैव एनी ज्यूरिडिक्शन, विल नॉट हैव एनी राइट फॉर लीगल स्क्रूटनी ओवर दोज बिल्स। ठीक है, ठीक उसी तरह जो है दो शब्द सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म थोप दिए गए। अब सेक्युलरिज्म क्यों नहीं था संविधान में, आपको ये समझना होगा, बिकॉज द मेकर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव दैट इंडिया इज इंट्रिंसिकली सेक्युलर। इनफैक्ट नेहरू ऑल्सो अपोज्ड इट। तो शुरू में ये शब्द नहीं था सेक्युलरिज्म? बिल्कुल नहीं था। ये इमरजेंसी के दौरान जो 5-6 ड्रैकोनियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए गए, जिनको लीगल स्क्रूटनी से भी बाहर रखा गया, ये उस दौरान हुआ है। इमरजेंसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे आप, क्योंकि बहुत लोग शायद उससे भी अवेयर नहीं है। देखिए, इमरजेंसी जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वो कर दिया जाता है, ठप कर दिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार जनता को प्राप्त हैं उनको रद्द कर दिया जाता है। और ये क्यों हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जून की शुरुआत में, जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रूलिंग पास किया। कंप्लेन आया था कि देयर वर इनकंसिस्टेंसीज एंड मैल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द
in Indira Gandhi's election in the previous election, which is 1971 लोकसभा इलेक्शंस। तो रायबरेली से जो उनका चुनाव था उसको रद्द किया गया because there were malpractices on the part of Congress party, on the part of Congress candidate which was Indira Gandhi। अब it was उस रूलिंग के बाद it was untenable for Indira Gandhi to continue as prime minister। तो उनको सूझा कि एक काम हम कर सकते हैं, ये पूरा जो है इमरजेंसी को इम्पोज कर पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है ठप हो जाएंगे। एंड ये तो मतलब लोगों की रेजिलियंस है कि 2 साल के बाद, लगभग 18 महीने के बाद उन्होंने ही इमरजेंसी को वापस लिया। नहीं तो जो लोग उस समय जेल में थे, और उसमें हमारे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी भी जेल में थे, वाजपेयी जी भी जेल में थे, युवा नेताओं में उस वक्त अरुण जेटली जी जेल में थे, राजनाथ सिंह जी जेल में थे। राजनाथ सिंह जी ने तो बहुत सारी मतलब यातनाएं, उनकी माता जी की मृत्यु हुई थी, उनको छोड़ा नहीं गया था 2 दिन के लिए। उस दौरान माता जी की उनकी मृत्यु भी हुई थी ब्रेन हैमरेज से, सदमे में कि उनको जो है पता नहीं कब निकलेंगे। तो जब इमरजेंसी लागू हुआ था, ये तो मतलब लोगों की रेजिलियंस थी, जिसके बाद अंततः इंदिरा गांधी को 18 महीने के बाद लगभग जनवरी 1977 से ये मूड बन गया था कि इमरजेंसी हटाया जा रहा है। हटाया गया, उसके बाद मार्च 1977 में दोबारा चुनाव हुए। लेकिन उस समय वो इतना काला काल था, इतना वो एक डार्क समय था भारत के इतिहास में कि हो सकता है कि वो अगर लोगों की रेजिलियंस नहीं होती तो और 4-5 साल और एक्सटेंड हो जाता इमरजेंसी। और ये सब इसीलिए किया गया ताकि उनकी गवर्नेंस बरकरार रहे। जो वोट चोरी का आरोप आज राहुल गांधी लगा रहे हैं, सच ये है कि वोट चोरी के मामले में अगर किसी को कन्विक्ट किया गया है भारत के इतिहास में, तो वो इंदिरा गांधी को कन्विक्ट किया गया। और उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया। इमरजेंसी लागू हुआ 25